इंडिया का फर्स्ट पर्सन हूँ अकॉर्डिंग टू द आरटीआई इन्फॉर्मेशन हु हैज फेल्ड द एमसीएच एग्जाम मोर देन वन। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ, निकल जाए ऐसे, दफा हो जा, थप्पड़ लगा दूंगा। वो नॉर्मल वर्बल अब्यूज को रैगिंग मानते ही नहीं। कंप्लीट नेकेड, लाइट्स ऑफ, तड़ातड़ झापड़, या फिर फर्स्ट अवार्ड जीता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड अवार्ड जीता, इतना कुछ किया, इंस्टीट्यूट का नाम बढ़ाया। और मुझे पता है कि मैंने इंटरव्यू अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया था। मेरे 20 में 3 नंबर थे। साहब से पूछा नहीं कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। आप केवल विक्टिम हो। शब्द बताइए मुझे एक बार। मेरे से जो भिड़ता है उसका यही हश्र होता है। तेरी डिग्री मिल तो गई है, उसको पूर्णतः न्याय नहीं मानता। हे गाइस, वेलकम टू द नचिकेत भाटिया शो। आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है। वी हैव अ गेस्ट, अ डॉक्टर who failed his MCH exam 3 times and finally passed on the 4th attempt. Dr. Vikrant Sharma is a neurosurgeon and a consultant based in Lucknow. His journey wasn't easy. 13 years of relentless hard work, multiple residencies and countless setbacks before earning his MCH in neurosurgery. At his AIMS Jodhpur convocation, he held up his degree and said, "I received my degree but not justice." Moments later, his mic was cut. Today, he shares his side of the story, his struggles, and the journey behind it all. Make sure to subscribe the channel for such insightful conversation. And whether in our country, is it right to ask the right question? डॉक्टर विक्रांत, एम्स जोधपुर में आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। ये कहानी इस वक्त पूरे इंटरनेट पे है। लोग जानना चाहते हैं सच क्या है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो एम्स जोधपुर को डिफेंड कर रहे थे, कुछ आपको कर रहे थे। अब सच्चाई क्या है ये तो आप हमें बताएंगे। वेलकम टू द नचिकेत भाटिया शो। अब इससे पहले हम इस मैटर पे घुसे, पहले मैं जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी क्या रही है। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, सारे गवर्नमेंट जगहों से ही किया, सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स निकाल के ही किया। क्या क्या किया, क्या रैंक आई? पहले एमबीबीएस किया, डजेंट मैटर व्हाट द रैंक इज़, बट पहले एमबीबीएस किया, उसके लिए स्ट्रगल लगा। फिर एमबीबीएस बड़ी मुश्किलों से किया। मुश्किलों मतलब बहुत ही ज़्यादा रैगिंग और इस तरह का उस टाइम पे बहुत फेमस था। क्या हुआ था एमबीबीएस में? एमबीबीएस में रैगिंग वाज अ नॉर्मल थिंग एक्चुअली। सो हमारे फर्स्ट ईयर में मास रैगिंग टाइप की चीज़ें हुआ करती थी कि बत्ती बंद कर दी जाएगी, सारे स्टूडेंट्स और उनको एक हॉल में बुलाया जाएगा और कौन सा सीनियर तुम्हें क्या थप्पड़ मार रहा है, लाते मार रहा है, ये पता नहीं है तुम्हें। सो इट वाज काइंड ऑफ नॉर्मल एट दैट टाइम। कौन से कॉलेज में होता था? वो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की बात है। और फिर उसको मैंने पास किया। पास होने के बाद फिर मैंने प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन करने में कंपटीशन, मतलब ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, बट मैंने 1-2 ब्रांचेस चेंज भी किए हैं। उसके बाद फिर मैंने फाइनली डीएनबी जनरल सर्जरी ज्वाइन किया था। सो देन आफ्टर कंप्लीटिंग माय डीएनबी जनरल सर्जरी आई वाज हेल्प बॉन्ड कि मेरे को एमसीएच फ्रॉम एम्स करना है। और उसके बाद फिर जब मैं प्रिपरेशन में लगा तो मुझे समझ में आया कि जो नॉर्मल पैटर्न है, नॉर्मल नीट एसएस के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं और जो एमसीएच फ्रॉम एम्स करना चाहते हैं, उसमें डिफरेंस है तैयारी का। क्या आपको कभी लगा कि डीएनबी वाज लेसर देन एमएस जब आप जॉब के लिए बाहर निकले? ये लोगों का परसेप्शन है, बट एज अ ट्रेनी डीएनबी इज बेटर देन एमएस। जब आप बाहर निकले तो क्या रिक्रूटर्स ने, हॉस्पिटल वालों ने कभी आपको फील कराया कि यस ड्यूरिंग माय एमसीएच इंटरव्यू मैं एम्स में 3 बार सेलेक्ट हो चुका हूँ एंट्रेंस की टाइम पे। तो फर्स्ट और सेकंड टाइम पे तो मेन बात ही यही थी, इंटरव्यू, क्योंकि 20 नंबर्स इंटरव्यू के हुआ करते थे उस टाइम पे। तो वो 20 नंबर में जब आप एग्जामिनर के सामने जाते हैं तो उन लोगों का मेन फोकस रहता है कि ये आया कहाँ से है, क्या ये किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से आया है, क्या ये हमारे ही इंस्टीट्यूट का पास आउट है, ये हमारे ब्रदर इंस्टीट्यूट्स का पास आउट है, या सिंपल कहीं से प्राइवेट से एमएस करके या फिर डीएनबी करके आ गया है। आईएनआई-एसएस का जो इंटरव्यू होता है ना, इसके बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। लोग बहुत मानते हैं कि इट्स अ प्रॉपर्ली बायस्ड इंटरव्यू, कि अगर आप एम्स के हो तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। इवन अगर आपको कम आता है बाकी कैंडिडेट से, तब भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। सच है? यस, सच है ये। मेरे टाइम पे
एक सीनियर थे, हिज फादर वॉज अ गुड न्यूरोसर्जन। उनसे खुद एग्जामिनर बाहर मिलने के लिए आए थे, एग्ज़ाम छोड़कर ग्रीट करने के लिए, ब्रदर ब्रदर। मुझे पता नहीं कि उन्होंने इंटरव्यू कैसा किया, बट उनके 20 में 19 नंबर थे। और मुझे पता है कि मैंने इंटरव्यू अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया था, मेरे 20 में 3 नंबर थे। और जो सेलेक्ट होते हैं उस इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट में, उनका बैकग्राउंड क्या था, एमएस का। और MS इज प्रेफर्ड ओवर DNB। एटलीस्ट यस। कितने लोग थे उस टाइम पे जब इंटरव्यू दे रहे थे? कितने लोग थे DNB से, कितने लोग थे डीएनबी MS मैं से? अकेला था। बाकी सारे MS थे। कितने थे साथ में? और मेरे ख्याल से, मेरे को क्लियरली याद नहीं है, बट आई थिंक 19 लोग अपीयर हुए थे। 19 लोग अपीयर हुए थे, डीएनबी में था। मेरा एक बैचमेट भी था जो डीएनबी था, बट ये फाइनल एग्ज़ाम मतलब जिसमें मैं सेलेक्ट होकर के एम्स जोधपुर पहुंचा था, मगर उसके पहले वालों में आई थिंक अकेला मैं ही था, डीएनबी। यस। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि डी मतलब 19 में से सिर्फ एक बंदा DNB था, बाकी सारे MS थे? इसलिए क्योंकि वही वाली बात आ जाती है, कितने लोगों ने एम्स के अंदर काम किया है, कितने लोगों को पता है कि वो पैटर्न पूछा जाता है, कितने लोगों को पता है कि ट्रॉमा में ये वाला सवाल, ये वाले स्क्रू के बारे में अगर पूछा है तो इस स्क्रू का क्या नाम है। दे हैव नेवर थॉट लाइक दैट। बाकी 18 ने कर रखा था एम्स में काम। मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों ने उसमें काम किया था उनको एक प्रिविलेज है, उनके नंबर्स अच्छे आए होंगे। जैसे कि मैं था, मैंने एम्स दिल्ली में काम किया हुआ था एज एन SR, 1 साल काम किया। मुझे बैक ऑफ द हैंड की तरह पता था कि ट्रॉमा में ये, गामा नाइफ में ये, बिल्कुल मतलब मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं थी कि अलग से एक बुक पढ़ूंगा मैं तब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। इट वॉज इन द एयर, ये पता था मुझे। इसलिए मेरे लिए बहुत ईजी था एम्स बार बार क्रैक करना। 1 2 3 तीसरे अटेम्प्ट में, वो तो इंटरव्यू की वजह से मैं रुक रहा था, और लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में भी अब शायद जो भी उनके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ हो कि एक डीएनबी को वो लोग अच्छे नंबर दे रहे हैं, या जो भी रीज़न रहा हो, तीसरी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ क्या था। अलग किया उस बारे में? क्या अलग किया आपने उस बारे में? क्या अलग किया उसमें? अलग ये किया कि एक्चुअली अलग मैंने नहीं किया, अलग हुआ। वो कोविड का टाइम था और इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ। उसके पहले जितने इंटरव्यूज़ हुए थे मेरे, वो 1-on-1 बंद कमरे के अंदर, तूने क्या बताया और तेरे से क्या पूछा किसी को पता नहीं। बट वो एक ऑनलाइन चीज़ थी, पब्लिक एग्ज़ाम हो रहा है, एंट्रेंस के लिए हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, उसमें कई लोग जुड़े हुए हैं। उसमें धांधली करना या फिर बायसनेस दिखाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। इसलिए शायद मैं सेलेक्ट हो पाया। उसमें उसी में मेरा, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक जो बैचमेट था एम्स जोधपुर में, वो भी डीएनबी था, तो उसी में वो भी सेलेक्ट हुआ। तो दिस इज़ द रियलिटी। 1-on-1 सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे, प्रोफेसर खड़े होकर के तेरे को सर्जरी सिखाएंगे, एकेडमिक्स में 1-on-1 डिस्कशन हो सकेगा, इस उम्मीद से मैं वहाँ पे चला गया। बट रियलिटी तो कुछ और ही थी। आई थिंक वो मेरे ज़िंदगी का, कह सकते हैं कि अच्छा डिसीजन भी था, क्योंकि मैं MCH में, एम्स में सेलेक्ट हो चुका था, मेरा सपना पूरा हो चुका था। बट वो आगे मेरे लिए क्या वेट कर रहा था वो मेरे को बिल्कुल अनअवेयर था मैं। बहुत ही वर्स्ट फेज़ था वो मेरी लाइफ का, सिर्फ मेरा नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी। पहले दिन से बताइए कि पहले दिन से क्या हुआ? पहले दिन से द पर्सन वॉज टेलिंग अब्यूजिव थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। उस समय पे सीनियर भी मौजूद थे, मेरे बैचमेट भी थे, दूर से पेशेंट्स भी देख सकते थे, नर्सिंग्स तो देख ही रहे थे। वो एक ओपन डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है, उसके अंदर कोई तेज़ तेज़ चिल्ला करके तुमको धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, तुम सर झुका करके तुमको मतलब बिल्कुल ऐसे करके फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारी आवाज़ दबा करके तुमको बोल रहा है कि मतलब माँ बहन की गाली, और उसके बाद बोल रहा है कि मैं तुम्हारी ऐसे ड्यूटी लगा दूंगा, तुझे जिससे शिकायत करनी है कर ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसमें। तो एक MCH लेवल पे, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर, केवल मेरे साथ नहीं, रिपीटेडली हो रहा है लोगों के साथ।
तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है। तब फिर क्या हुआ कि हम तीनों अभी बैचमेट्स, आपके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ? फिजिकल वायलेंस मैं नहीं कहूँगा कि मेरे साथ फिजिकल वायलेंस हुआ, पुशिंग एंड ऑल ये सब हुआ है मेरे साथ। ओटी से मुझे एक बार एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे बोल दिया था सबके सामने कि अपना थोबड़ा लेके दफ़ा हो जाए यहाँ से, थप्पड़ लगा दूंगा। उस समय पे नर्सिंग थे, पेशेंट थे, एनेस्थीसिया वाले थे, मेरी जूनियर थी, सारे लोग थे। मैं पूछता रहा, सर मेरी गलती क्या है? मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ, निकल जा यहाँ से, दफ़ा हो जा, थप्पड़ लगा दूंगा। मैंने कहा सर ये क्या लैंग्वेज है आपकी? मैं पूछता रहा कि मेरी गलती तो बताइए। आई वॉज नॉट स्क्रब विद यू, आई डिड नॉट इवन स्पीक अ सिंगल वर्ड वॉट यू आर ऑपरेटिंग, आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग। स्क्रब जो आपके साथ हुई वो मेरी जूनियर थी, मैं दूर खड़ा हूं, मतलब बहुत दूर, मैं बस माइक्रोस्कोप के जो स्क्रीन होती है उसमें देख रहा हूं, बट जाते जाते तुम मेरे को गाली दे करके थप्पड़ मार दूंगा ये करके जा रहे हो, डिमीन करके। मुझे समझ में नहीं आया, आज तक मुझे उसका रीज़न नहीं पता है कि ऐसा क्यों किया था उन्होंने। वो भी रिपोर्ट किया गया, नथिंग। जब जब मैंने रिपोर्ट किए ये सारे इंसिडेंट्स, अगले दिन मुझी को पनिशमेंट मिली। जब पहली बार आप रैगिंग का किस्सा लेकर एचओडी पे गए थे तब क्या हुआ था? हाँ, जब मैं पहली बार गया था, हम तीनों इनफैक्ट गए थे, तो हम पहले प्रोफेसर साहब के पास गए थे जो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं आफ्टर एचओडी सीनियर मोस्ट। सो उन्होंने मेरे को और हम तीनों को आश्वासन दिया कि हम इसमें एक्शन लेंगे, तुम चिंता मत करो। उसके बाद जब उन्होंने फ़ोन पे बात की होगी और हमें बोला कि आप एचओडी साहब के पास चले जाइए। एचओडी साहब के पास हम गए, हमने बताया, प्रूफ भी रखा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा अब तू पास होके दिखा देना। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता है, जिसके साथ रैगिंग हुई है उसकी क्या गलती? वो क्यों पास होके दिखाए? वो मतलब वो क्यों प्रताड़ित हो 3 साल तक? आप नहीं करना चाहते, डेट इज अ डिफरेंट थिंग, आप एक्शन नहीं लेना चाहते, वो आपके मोरल्स हैं, वो आपकी जो भी फाउंडेशंस हैं, मगर आप कम से कम जिसके साथ हुआ है उसके साथ सहानुभूति तो रखिए भाई। आपने वो नहीं किया, आपने उसी को धमकी दी। इतने साल तक तो मुझे समझ में नहीं आया था, मगर अब समझ में आता है आफ्टर फेलिंग 3 टाइम्स कि शायद वो ये चाहते थे कि मेरे से जो भिड़ता है उसका यही हश्र होता है, एक एग्जाम्पल सेट करना कि आगे भी कोई आवाज उठा ना पाए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि उन्होंने आपको क्यों कहा बात कि आप पास नहीं हो पाओगे? मुझे आज तक नहीं पता। ये रीज़न यही हो सकता है कि इसने मेरे सामने कोई प्रॉब्लम रखी जिससे उस स्टूडेंट की और उनकी खुद की छवि खराब होगी। उनकी खुद की क्यों? 2 रीज़न से। वो एचओडी थे उस डिपार्टमेंट के, प्लस एंटी रैगिंग कमेटी के मेंबर थे उसी इंस्टीट्यूट के। कल को दुनिया बोलेगी ना कि तुम तो एंटी रैगिंग कमेटी के सीनियर मेंबर हो। पर बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ कि आपको पूरी कमेटी बिठानी है। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, उनके लिए तो बच्चे ही हैं सारे, SR3 और SR1। उन्होंने बुलाया, आपस में बात कराई, सुलह कराई, बात खत्म करवा सकते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे SR3 को क्यों नहीं बुलाया सामने? मुझे नहीं पता, इसलिए प्रोबेबली क्योंकि जो हमारे जो सीनियर थे और एचओडी साहब थे, उनके घनिष्ठ संबंध उस इंसिडेंट के पहले भी थे। जब वो स्टूडेंट एमसीएच में सेलेक्ट नहीं हुआ था तब से थे। कैसे थे? दोस्ती या जो भी रिलेशन था, आपको कैसे पता दोस्ती थी? क्योंकि वो वहाँ पे एसआर थे एमसीएच के पहले, उन्होंने वहीं पे रह के एमसीएच किया। उस स्टूडेंट ने पहले एम्स दिल्ली उठाया था प्रीवियस सेशन में, बट 1 महीने भी शायद काम नहीं किया और रिज़ाइन करके चला गया, ये रीज़न देते हुए कि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, जबकि उसको अगले बार सेलेक्ट होकर के एम्स जोधपुर आना था। रीज़न एचओडी कि तू यहाँ आ जा, जैसे तू चाहेगा वैसे निकलेगा, मैं तेरे को हाथ पकड़ पकड़ के सारी सर्जरी सिखाऊंगा, सब कुछ दूंगा, सारे हैंड्स ऑन दूंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ उनके पूरे सब में। ही वॉज द बॉस,
वो डिसाइड कर ले तो वो सर्जरी करेगा, हाई एंड सर्जरीज करेगा. ही विल डिसाइड व्हाट विल बी द ड्यूटी रोस्टर, जिसमें वो खुद नहीं है. ऐसा हुआ है. और ही विल डिसाइड जूनियर्स क्या करेंगे, किस तरह से कौन डिपार्टमेंट में बिहेव करेगा, कौन सा एकेडमिक्स होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस इंसान के अगेंस्ट, या हम तीनों ने उस इंसान के अगेंस्ट जाना चाहा जो बहुत ही अच्छी होल्ड रखता है एचओडी के ऊपर. तो एचओडी ने सबक सिखाने के लिए, ऐसी कौन सी मतलब होल्ड हो गई जो मैं समझना चाहता हूँ कि यार एचओडी साहब होते हैं. मैं भी यही समझना चाहता हूँ कि एक बार से ज़्यादा किसी को फेल करने का क्या औचित्य होता है, वो भी फाइनल डिग्री में. ऑफ कोर्स आज अगर आप उनसे पूछेंगे कि तो एक बार से ज़्यादा तुमने क्यों फेल किया, तो ऑफ कोर्स एम्स भी यही बोलेंगे, और सीनियर ऑफिशियल्स प्लस एचओडी प्रोफेसर्स, इवन जूनियर प्रोफेसर्स भी यही बोलेंगे, वो तो एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं कर पाया. बट आई विल टेल यू कि मैं इंडिया का फर्स्ट पर्सन हूँ, अकॉर्डिंग टू द आरटीआई इंफॉर्मेशन, who has failed the MCH exam more than one time. I have passed the MCH examination in 4th attempt, which is the last attempt. आप जब एमसीएच में एंट्री करे उसके बाद जब रैगिंग का किस्सा हुआ आपके साथ तो कितने महीने हो गए थे? मैंने ज्वाइन किया था जुलाई 2020 में, और रैगिंग का इंसिडेंट हुआ है जनवरी 2021 में. 6-7 महीने बाद रैगिंग? नहीं, रैगिंग हो ही रही थी, बट उस दिन रिपोर्टेबल रैगिंग हुई थी. क्या हुआ था उसमें? बताया मैंने आपको अभी इंसिडेंट जो थोड़ी देर वही हुआ था, वो रिपोर्टेबल है. उसके पहले तो अनगिनत इंसिडेंट रोज ही होते थे, फ़ोन पे हो रहे हैं, कभी कभी वार्ड के बीच में ही हो जा रहे हैं. वो तो मतलब काउंट भी नहीं कर सकते उस तरह के, अगर हम सबको रैगिंग बोलने लग जाएं. जनवरी 2021 से बिहेवियर कैसे चेंज हुआ आपके एचओडी का, प्रोफेसर साहब का आपकी तरफ? क्या आपके कटिंग चांसेस, ओटी विजिट्स सब बंद हो गई, कितनी कम हुई, ये बताइए. जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो अगले ही दिन से मेरी पनिशमेंट ड्यूटी लग गई. ठीक है, फॉर 1 वीक. उस दौरान तो मैंने बताया मैं क्या करता था, तो वो हुआ. अच्छा, अब जो होता क्या है कि वार्ड के बाद फर्स्ट ईयर के जो कटिंग चांसेस होते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स या फर्स्ट ईयर, उसमें क्या होता है कि आप इमरजेंसीज इंडिपेंडेंट करते हो अंडर सुपरविजन. आइडियली कोई प्रोफेसर या सीनियर रेजिडेंट या तुम्हारा 3rd ईयर आता है, तुमको करवाता है. वो भी ऐसे नहीं करवा सकता, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये वाला स्टेप ही इसको देना, बर होल बनाने के लिए देना, शंट का ये वाला एब्डोमिनल पार्ट इसको देना. ओके, इस तरह की फिक्स चीज़ें होती हैं जो कि एचओडी और प्रोफेसर्स पहले ही बोल के रखते हैं कि फर्स्ट ईयर जो आएगा शुरुआत इस तरह से करनी है. मेरे को नहीं मिलता था वो सब, मुझे नहीं दिया जाता था, तू रहने दे, तू बस देख. कभी आपने ट्राई किया कॉन्वर्सेशन करने का जस्ट बिटवीन यू एंड द सीनियर? यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मैनी टाइम्स. बहुत बार मैंने कहा कि यार सेटल डाउन कर लेते हैं यार, मतलब क्यों मेरे प्रति ऐसा बिहेवियर रखना है. बट नहीं. उनके शब्द बताइए मुझे एक बार. उनके शब्द जो थे वो ये हुआ करते थे कि यार देख, मैं तो ट्राई ही कर रहा हूँ, और मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं, तू ही है इस तरह की हरकतें करता रहता है, तो तेरे साथ तो हो गई, मैं ही थोड़ी कर रहा हूँ, सारे कर रहे हैं तेरे साथ. इतना आसान है ना कि एचओडी मेरा अपना आदमी है. हाँ, ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब प्रधानमंत्री मेरा अपना आदमी बिल्कुल है. ही. इतना बड़ा बात कहना आसान है? बिल्कुल, उसके लिए था आसान. वो बंदा, क्यों? मुझे नहीं पता ऐसा क्या बॉन्ड है उनका, कोई पर्सनल कोई रिश्ता तो था नहीं, रिलेटिव थे नहीं वो उनके. मुझे बस इतना दूर दूर से पता है कि उनका जो है पहले का रिश्ता था. उनके चक्कर में उन्होंने दिल्ली एम्स की सीट छोड़ करके एम्स जोधपुर उठाया. ठीक है, अब जो इतना बड़ा स्टेप ले रहा है तो कोई ना कोई. Are you sure कि उन्होंने ऐसा किया? हाँ जी, बिल्कुल, आई एम वेरी श्योर, इट इज ऑन द डॉक्यूमेंट्स. तो ये थोड़ा लिखा होगा कि एचओडी की वजह से जा रहा हूँ. एचओडी की वजह से, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो उन्होंने मेरे को तो मैं समझ गया कि एम्स दिल्ली का तो डॉक्यूमेंट पे होगा ही. नहीं, आप उनके नंबर ऑफ ओटीज देख लीजिए 3 साल के, द टाइप ऑफ ओटीज भी देखिए. नंबर ऑफ ओटी से केवल नहीं होता है. पैरासेजेटल मेनिंजियोमा, वाह तू कर, हम खड़े हैं तेरे पीछे, वैसा. और मेरा आप देख लीजिए,
वीपी शंट जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स के बच्चे करते हैं, ईडीएच तो मैं एसआरशिप में करता था जब मैं एमसीएच में घुसा भी नहीं था। एसडीएच जो रात को, टाइमिंग भी देख लीजिए आप उनका, मैं रात को जो जितनी भी ज़्यादातर मेरे द्वारा की गई सर्जरीज ज़्यादातर रात को की गई हैं जब प्रोफेसर्स आना नहीं चाहते, जब सबको पता है, इवन तुम्हारे बैचमेट्स को भी पता है, अरे यार तू ही कर लेना यार, दूर रहता हूँ यार मैं, तू ही कर ले, ऐसा नेग्लेक्टेड टाइप का। नंबर्स से ही पता चल जाएगा आपको कि डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ होती है, और वो भी वो पर्सन जो सीनियर मोस्ट है एज में भी, फैमिली में उसका एक छोटा बच्चा है, उसकी वाइफ है, डिपेंडेंट फैमिली उसके साथ रहती है, और वो उन तीनों में फर्स्ट रैंकर है, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है जस्ट बिकॉज उसने रैगिंग की शिकायत की। और ये मतलब ये भी है, अगर मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें अगर मेरे प्रति, मेरे अगेंस्ट 1% भी कुछ होता तो उन लोगों ने अब तक रिप्लाई दे दिया होता, बता दिया होता कि अच्छा ये देख, ये तेरे अगेंस्ट है। लोग मेरे से यही पूछते हैं कि मतलब इनफैक्ट जब तक मैं पास नहीं हुआ था कॉन्वोकेशन से भी पहले, तो लोग मेरे को ही जज किया करते, नहीं बेटा कुछ तो दिक्कत हुई होगी, तुम बता। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुआ था, उस टाइम मैं सीएमसी वेल्लोर के फेलोशिप में सेलेक्ट हो चुका था। फेलियर का रिजल्ट मेरा बाद में आया था, फेलोशिप का पहले आ गया था। इट इज़ अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, सीएमसी वेल्लोर। वहाँ पे फेलोशिप करना मतलब एक क्राउन की तरह है। मैं वहाँ पे सिलेक्टेड था, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है, अरे कहाँ हैं डॉक्टर साहब आप, वेयर आर यू, योर इंटरव्यू इज लाइंड। मैंने बोला नहीं सर, आई विल नॉट बी एबल टू कम बिकॉज आई फेल्ड द एग्जाम। अपने प्रोफेसर साहब के मैं पैर पे गिरा, मैंने उनको बोला कि सर मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, आई एम रेडी टू टेक एवरी कंप्लेंट बैक, माई डॉटर इज सफरिंग, माई फैमिली इज सफरिंग, माई मदर इज इन बेड, शी इज़ वेरी सिक, शी वॉन्ट्स टू सी मी पासिंग MCH फ्रॉम एम्स बिफोर शी डाइज। उस प्रोफेसर का क्या एटीट्यूड था मालूम है आपको, अगर हम वापस ना लेना चाहें तो। ये एक वो प्रोफेसर है जिसके लिए तुमने 3 साल काम किया, जिस पे ट्रस्ट करके तुमने अपने सारे कंप्लेंट्स उसको बताए कि सर आज मेरे साथ ऐसा हुआ, प्लीज़ कुछ करिए, सर कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, प्लीज़ कुछ करिए। उस प्रोफेसर के पास जब तुम पैर पे गिरने के लिए जाते हो, उसका ये रिप्लाई तुम्हें मिलता है, और 2 दिन बाद जब एग्ज़ाम होता है फिर से वही, और उसका रिजल्ट फिर से वही, फेल। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इतना सफ़र करने का जो मैंने जितना सफ़र किया ज़रूरी नहीं है। मेरे साथ यही हुआ है 3 बार। चौथी बार में क्या हुआ था कि independent exam was truly independent. Why? Because first of all, the whole process was under surveillance, videography and tight security. एक बहुत ही मज़े की बात बताऊंगा, एक सीनियर प्रोफेसर है हमारी, उनको वॉशरूम यूज़ करना था उस दौरान एग्ज़ाम जब चल रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने उनको बोला था सर आज डिपार्टमेंट का वॉशरूम आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप भी अलाउड नहीं है आज। सो दिस वॉज द सिक्योरिटी। HOD, professors, even the residents and the nursing officers who work in neurosurgery department were not allowed at that day, on that day. मैं था और मेरे साथ जो मेरे बहुत जूनियर, उन लोगों का भी एग्ज़ाम इसी तरीके से हो गया, नहीं तो उनमें से भी 1-2 लोग टारगेट पे थे। मैं आपको बता रहा हूँ अनऑफिशियली, वो लोग 1-2 लोग उनमें से भी टारगेट पे थे कि बेटा इसको तो लपेटना आपकी, और बहुत परेशान किया है। वो उनके अपने रीजंस हैं, मुझे पता नहीं, ठीक है, बट वो भी मेरे लपेटे में पास हो गए। होल ऑफ द एग्जाम वाज वीडियोग्राफ्ड, चारों एग्जामिनर्स एक्सटर्नल थे। उनमें से भी जो मेन एग्जामिनर होते हैं उनमें भी ये होता है ना कि जो सीनियर मोस्ट होगा, फिर उनमें कैडर जैसे होते हैं ना, वैसे टाइप का। तो ही वॉज वेरी जेन्युइन, ही न्यू होल ऑफ द केस एंड ही न्यू कि ये बात संसद तक तो जा चुकी है, अब बस PMO तक जाने बाकी है। अब अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ यहाँ पे, किसी के टैलेंट जो कि वीडियो में दिख रहा है उसको सप्रेस करके फेल कर देता हूँ, तो मैं भी जवाबदेह होऊंगा। इसलिए बहुत ही जेन्युइन एग्जाम हुआ था वो। ऐसा एग्जाम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हो जाता
तो मैं मतलब बहुत अच्छे नंबरों से पास होता उस टाइम। तो मैं तैयारी के साथ भी गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। सेकेंड अटैम्प्ट के बाद मैंने तैयारी करना छोड़ दिया था, मैं बस एग्ज़ाम देने जाता था क्योंकि बहुत डिप्रेस था मैं। बस आज एग्ज़ाम है, जूनियर्स मेरे को एक रात पहले बता देते थे कि सर वो इस एग्ज़ाम में भी सर आप पास नहीं होंगे, अभी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है, सर आप पास हो नहीं पाएंगे इसमें। मैं पूछता था किसने बोला ये? अब वो सर बॉस आप जानते तो छोड़ो ना यार, बट आप मतलब अपने आप को काम एंड कंपोज रखना। आप ये मत सोचना कि मैं अच्छा करके आया और मेरे साथ फेल हो गया। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ या बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम ऑल्सो। मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पे एक दो लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिसको मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र बने इस सफरिंग के दौरान, एडवोकेट तरुण शर्मा जी, जो कि बीजेपी के यूथ विंग के लीडर हैं। उनके पिताजी हैं श्री जानकी लाल जी, जो कि बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं। राजेंद्र गहलोत जी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और एम्स के मेंबर भी हैं। मेन तो बहुत सारे वैसे और भी लोगों से मैं मिला हूँ, बट मैं कहूँगा कि इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खुद राज्यसभा के सांसद मेरे साथ डायरेक्टर ऑफिस में गए थे सारी पड़ताल करने और बोलने कि मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज़ एक इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम करा के देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे को लगता है कि ये लड़का सही बोल रहा है। उनको मेरे ऊपर विश्वास था, तब जा कर के ये पॉसिबल हुआ। आपका मेंटल स्टेट कैसा रहता था उस टाइम पे? बहुत डिप्रेस्ड। इमोशन था आपका जब आपका फाइनली पास लिखा हुआ आया? आँख से आंसू आ गए थे जब रिज़ल्ट आया, आँख से आंसू आ गए थे मेरे। मेरी छोटी सी डॉटर वो मेरे से पूछी, पापा आप रो क्यों रहे हैं, इतने दिन से तो आप रोए नहीं। मम्मा पापा रो क्यों रहे हैं? मैं कहा कुछ नहीं बेटा, वो आँख में कुछ पड़ गया था। आई डिड नॉट टेल हर, बट शी अंडरस्टूड। उसके बाद क्या रहा जर्नी आपकी? यहाँ पे मैं एक बहुत ही महान इंसान का नाम लेना चाहता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर मानस पानिग्राही। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द टॉप न्यूरोसर्जन्स ऑफ दिस कंट्री। मैंने उनके साथ वो सीखा 1 साल की फेलोशिप में हैदराबाद में, जो मैंने इस 3 साल में सीखा नहीं था। उनका इतना स्ट्रक्चर्ड वे है लर्निंग का, टीचिंग का और सर्जरीज़ का कि तुम बिना सीखे निकल पाओगे नहीं। इसलिए मैं मतलब मेरा शायद लक अच्छा रहा होगा कि मैंने फेल होने के बाद वहीं पे चला गया। मैं मतलब 6 सेकेंड अटेम्प्ट देने के बाद मैं वहीं पे चला गया और सर ने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं पास नहीं हुआ था, बट फिर भी फॉर दैट फेलोशिप आई थिंक द डिग्री वॉज नॉट मैंडेटरी। एट दैट टाइम आई ज्वाइंट, आई वर्क फॉर 1 ईयर, इट वॉज वेरी नाइस लर्निंग। सर ने मुझे कितनी बार डांटा होगा, कितनी बार सराहा होगा, मैंने कितने अवार्ड्स जीते। सर ना ज़्यादा खुश होते हैं ना ज़्यादा दुखी होते हैं, सर को पता है तुम्हारा ग्रोथ क्या चल रहा है। वो जो सर्जरी करते हैं वो आई थिंक न्यूज़ में चलाना चाहिए, द वे ही ऑपरेट्स, कि कोई इतनी छोटी छोटी आर्टरीज़ को इतनी अच्छे से कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो ही इज़ माई आइडियल। उन्होंने मुझे एक काइंड ऑफ शेल्टर दिया और लर्निंग का एक मौका दिया। उसके बाद फिर मैं जापान भी गया। जापान से मैंने स्कल बेस्ड सर्जरी सीखा। डॉक्टर टाकियो गोटो, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड न्यूरोसर्जन ऑफ नॉट ओनली इन जापान बट होल वर्ल्ड। सो उनसे भी सीखने का मौका मिला। ये आरटीआई का क्या सीन था? आरटीआई का सीन ये है कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट का रिज़ल्ट नहीं आया था, फर्स्ट अटेम्प्ट का, तभी एचओडी साहब ने मेरे को बुलाया कमरे में, बोल दिया फेल तो तुम हो गए, क्या उखाड़ लिया तुमने मेरा। ये उनका चैलेंज था। रिजल्ट अभी आया नहीं है, पब्लिश नहीं हुआ है, कल एग्ज़ाम था, आज की बात है ये, मतलब एक दिन बाद की। फेल तो तुम हो गए, तुमने क्या बिगाड़ लिया मेरा। अच्छा, तो मतलब मुझे पता तो था कि मैं फेल हो गया हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट का कैसे हुआ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्वेश्चनेबल। बहुत ही गलत तरीके से एग्ज़ाम जो भी है। उसके बाद फिर फेल होने का अब क्या करूँ, बहुत ही दिल टूट गया। मैं वहीं ओपीडी में खड़ा होकर के मेरे आँख में आंसू आया। सबको बहुत अच्छा लगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा लगा। साला ये फेल हुआ, अच्छा हुआ, साला बहुत परेशान करके रखा था, इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर करो, ड्यूटी करो, ओटी मत करने दो,
बला टली, जो सर को चाहिए था, सर का ईगो खत्म हुआ। अच्छा, मैं रोया इसलिए, मतलब आंख में आंसू इसलिए आया था क्योंकि भाई मेरी पूरी फैमिली फेल हो गई आज। फर्स्ट रैंक मैं इसलिए नहीं लाया हूँ कि मैं मतलब फेल हो जाऊँ, मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की, मैं फिर मक्कारी करता 3 साल, मैं काम ही नहीं आता। बट मैंने अच्छे से अवार्ड जीते एमसीएच के टाइम पे। मैंने फर्स्ट अवार्ड जीता नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सेकंड अवार्ड जीता, इतना कुछ किया, इंस्टीट्यूट का नाम बढ़ाया, इतने अच्छे अच्छे पेपर्स लिखे जो कोई शायद नहीं कर पाता, इतनी अच्छी थीसिस बनाई जो कि जेन्युइन है, फेक डेटा के साथ नहीं है, फेल। तो यही है कि फिर उसके बाद मैंने सोचा कि किसी ने मुझे बोला कि इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में केवल एक ही सहारा है, आरटीआई। ठीक है, तो तू बेटा आरटीआई कर अगर तेरे को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने आरटीआई किया, कभी थ्योरी के मार्क्स मांगे, कभी प्रैक्टिकल के मार्क्स मांगे, कभी रूल ऑफ एग्जामिनेशन मांगा। ठीक है, उन सारों को जब इनके जो प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए जो सारी चीज़ें जो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग में मिले हुए डॉक्यूमेंट से मिलाया, बहुत इरेगुलरिटीज़ थी। ये बात पॉसिबल है कि बिकॉज आपने आईटीआई डाला इसलिए उन्होंने आपको सेकंड और थर्ड टाइम भी फेल किया? बिल्कुल 100%। तो आईटीआई अगर नहीं डालते तो हो सकता है सेकंड टाइम में पास हो जाते? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वैसे आपकी ईगो तो सेटिस्फाई हो गई थी पहली बार फेल? नहीं होता। मैं बताता हूँ, एक और इवेंट यहाँ पे है। मैं मल्टीपल एप्लीकेशंस इवन हेल्थ मिनिस्ट्री तक ईमेल्स और वो सब लिख चुका था। हालांकि उस पर कभी कोई एक्शन हुआ नहीं, किसी ने कोई बुला करके भी बात नहीं किया। बट एक बार एक डायरेक्टर साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बुलाया था मिलने के लिए कि ये तू आ मेरे पास, देखते हैं क्या है ये। अब बायस थे वो पहले से, क्योंकि मैं तो इंस्टीट्यूशन छोड़ चुका था, मेरा कंप्लीट हो चुका था कोर्स। एचओडी साहब वहीं हैं, वो रोज़ मिल रहे हैं उनसे डेली बेसिस पे। वो जो उनके अंदर फीड करेंगे वो पहले से ही प्रिजुडिस्ड रहेंगे उसके लिए, जाहिर सी बात है। मैं जब गया वहाँ पे देखता हूँ कि पहले से ही एचओडी साहब बैठे हुए हैं और वो पहले से ही बायस्ड हैं। पूरा कॉन्वर्सेशन तो बहुत लंबा था, बट मैंने उनसे बोला कि सर मैं इनसे अगर बात करना होता, सर से, मुझे एचओडी साहब से, तो मैं डिपार्टमेंट में जाकर इनसे मिल लेता। मेरे को आपसे बात करना है, आपके पास अपनी पॉइंट्स रखने हैं। उस टाइम पे उन्होंने एचओडी साहब को बोला कि आप प्लीज़ चले जाइए। बट उनका फेशियल एक्सप्रेशन उस टाइम पे ऐसा था ना कि वो साले तेरे को बताऊंगा अब। इनफैक्ट उसके बाद जूनियर से बुलवाया उन्होंने कि उसको बोल देना कि वो फेल होगा सेकेंड अटेम्प्ट में भी। अच्छा, इधर मैं डायरेक्टर साहब के साथ जो बैठा हूँ, जो मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, उसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर द रीज़न वॉज रैगिंग। डायरेक्टर साहब मानने को तैयार ही नहीं है। इसी से लोगों को सीख लेनी चाहिए कि क्या लोगों के अंदर परसेप्शन रहता है पहले से रैगिंग का, और क्या हमें रैगिंग लोगों को बताना है। आपके पास प्रूफ था उस रैगिंग का? बिल्कुल था, रीड कर दिया था आपने? हमारे जो जिस बैचमेट ने वो वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैंने प्रोफेसर साहब को दिया था उसी दिन, सेम डे, जिस दिन आपने कंप्लेंट की? जिस दिन, यस, हम तीनों ने कंप्लेन उसके करी। बावजूद भी आपके पास वीडियो तो होगी ना? वीडियो अब तो कोर्ट में दे दी ना, विद ऑल द फोन, कोर्ट में सबमिशन करना पड़ता है। वो मैं समझ गया, लेकिन जब आप डायरेक्टर साहब से मिलने गए तब आपने वो हाँ, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना आपको आगे का कॉन्वर्सेशन मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। उन्होंने बोला तेरी ही रैगिंग कोई क्यों लेगा, कुछ तो गड़बड़ की होगी साले तूने, ये उनके वर्ड्स हैं। तो उनका मानना यही है कि गलती तुम्हारी ही है, तभी तुम्हारे साथ रैगिंग हुई। और जो एप्लीकेशन था वो ऐसे उन्होंने मेरे मुंह पे मार दिया, ले जा ये सब, भागे ऐसे ऐसे करके, ले जाओ यहाँ से। तो सुनवाई बिल्कुल नहीं है? जीरो। बेसिकली वो नॉर्मल वर्बल अब्यूज को रैगिंग मानते ही नहीं है। वर्बल अब्यूज़, उनको लगता है कि रैगिंग का मतलब है जो पुराने ज़माने, मेरे एमबीबीएस में कैसे रैगिंग होती थी, वो वाला रैगिंग, कंप्लीट नेकेड, लाइट्स ऑफ, तड़ातड़ झांपड़, ठीक है, या फिर सीढ़ियों पे चढ़ना अपने बैक पे मोमबत्ती लगा करके, और मोमबत्ती गिरनी नहीं चाहिए, इसको वो रैगिंग मानते हैं उस ज़माने के लोग। जबकि उनको पता नहीं है कि उसमें और इसमें अंतर नहीं है, दिमाग पे उतनी ही चोट लगती है। कोई मुझे थप्पड़ मार दे या मुंह से बोल दे कि माँ बहन की गाली दे दे,
और कहते साले अब आगे दिखा देना तुम, या 7 दिन तक ड्यूटी ना दे, 7 दिन तक मेंटली पनिश करे, सारा पेपर वर्क कराए और बोले कि नहीं एकेडमिक्स में, ओटी में, आईसीयू में, वार्ड में यू आर नॉट अलाउड, यू हैव टू सिट आउटसाइड. दिस इज ऑल्सो रैगिंग. somebody is saying in the OT in front of everybody कि थप्पड़ मार दूंगा, दफा हो जा मेरे सामने से, ये भी रैगिंग है. तो आपके हिसाब से एक JR1 के साथ देश भर की बात नहीं करता, सिर्फ जोधपुर की बात करता हूँ. अभी एम्स जोधपुर में अगर 10 JR1 है फॉर एग्जांपल, कितनों के साथ ये वर्बल अब्यूज होता है? करेंट डेटा मैं नहीं जानता हूँ. भाई आपके सामने जो मेरे सामने की जो बात है, जो मेरे सामने की बात है, मेरे को लगता है 10 में से 7 बच्चों के साथ ये हो ही रहा होता है. उनमें से कितनों को हिम्मत होती है बोलने की मुझे पता नहीं. डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज के टाइम पे अगर एक स्टूडेंट के साथ चाहे MBBS, MD, MCH कुछ भी हो, रैगिंग हो रही है तो उसको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? पहली बात तो इंस्टीट्यूशंस को ये करना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन उन बच्चों को एक लिस्ट देनी चाहिए. दिस इज़ द एंटी रैगिंग कमेटी. और केवल एक कहने के लिए कि नहीं ये लो एक जेरोक्स तुम भी रख लो, ऐसे नहीं होता है. वो एक इंडक्शन मीटिंग जैसे कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है ना इंडक्शन मीटिंग, वैसे ही गवर्नमेंट में भी होना चाहिए. और सारे लोग सारे बच्चों से पर्सनली मिलने चाहिए और टाइम टू टाइम कम्युनिकेशंस होते रहना चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज़, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे HOD जो हैं वही फाइनल अथॉरिटी हैं. मैं अगर ऐसा आवाज़ उठाऊंगा मुझे फेल कर देंगे, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरी पूरी ट्रेनिंग वेस्ट हो जाएगी. आप ये मत सोचिए. आपको ये सोचना है कि उसका अगला अथॉरिटी कौन है, उसका भी अगला अथॉरिटी कौन है. एग्ज़ाम अभी तो पूरा का पूरा समा ही एग्ज़ाम का बना हुआ है. इसमें छोटी सी एक पॉलिसी है जो कि मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, अगर वो कंसिडर कर सकें. आपने सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशंस को उसमें रखा है, एग्ज़िट एग्ज़ाम भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आते हैं. व्हाट अबाउट एम्स के जो फाइनल MCH या MD, MS या MBBS एग्जामिनेशंस होते हैं वो भी पब्लिक एग्ज़ाम है, पब्लिक डॉक्टर बन रहे हैं. अगर उसके साथ मेरे जैसा कोई एग्जाम्पल होता है, कोई गलत होता है, क्या वो बच गया? इसका मतलब एग्ज़ामिनर का कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ, अनचेक चला गया. जो कोर्स उसने किया, जितनी उसे सर्जरीज़ करनी चाहिए थी, जितने क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ करने चाहिए थे, एम्स उसने उठाया, इसलिए उसका क्या? उसके बारे में भी थोड़ा अमेंडमेंट और थोड़ा प्रोविजंस की ज़रूरत है. मेरा तो बड़े बड़े नेताओं इंक्लूडिंग मोदी जी से यही उम्मीद है कि अगर उसका भी एक अमेंडमेंट ले आते तो मुझे नहीं लगता कि आगे 10 साल आप किसी के लिए लूप होल छोड़ते कि फिर अब जेन अल्फ़ा आएगी, जेन बीटा आएगी, अब उनको भी आंदोलन करना पड़ेगा अमेंडमेंट लाने के लिए. आप ये लूप होल मत छोड़िए. कुछ लूप होल्स ऐसे छोड़ दिए हैं आपने कि प्रोफेसर्स और हायर अथॉरिटी को ये मौका मिला हुआ है अभी भी कि मेरे अगेंस्ट तो कुछ होगा नहीं, तुम करते रहो. सो मेरा कंक्लूजन यही है कि बच्चों को हाईएस्ट अथॉरिटी तक जब तक वो ना पहुँचें तब तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. कोई ना कोई तो सुनता है. बहुत अच्छे लोग बैठे हैं ऊपर पार्लियामेंट तक, देश के नेता हैं, सब सुनते हैं. ऐसा नहीं है, सबके अंदर दिल है, हृदय है. ठीक है. नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपकी ये बात ज़रूर मानता हूँ, मैं सैल्यूट भी करता हूँ आपकी स्पिरिट को. आपने एक स्टेप उठाया, ऑल्दो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए, बट आपने बच्चों को ये बताया है कि आवाज़ उठाना गलत नहीं है. और मैं इस बात की बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ कि आपने जो गलत काम हो रहा था उसके अगेंस्ट एक स्टेप उठाया है. आपने उस कॉन्सिक्वेंस को झेलने के बाद यू फाइनली पास्ड, एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क. और मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगली बार जब हम इतनी आवाज़ उठाएंगे, साथ में उठाएंगे, मिल के सारी पूरी मेडिकल कम्युनिटी आपके साथ या जब आवाज़ उठाएगी, तो अगली बार कोई भी प्रोफेसर ऐसा वर्बल अब्यूज़ करने से पहले कम से कम 2 बार सोचेगा. थैंक यू सो मच and all the best for your future. Thank you so much. That was Dr. Vikrant fighting a battle no one wants to be a part of. आसान नहीं होता खड़े होकर गलत चीज को गलत कहना. डॉक्टर विक्रांत ने हमें दिखाया है कि एक इंस्टीट्यूट को जवाब देना पड़ेगा. कमेंट करिए अगर आपके साथ भी कभी रैगिंग हुई है या कभी आपने रैगिंग कंप्लेंट करी तो उसका कॉन्सिक्वेंस आप पर भारी पड़ा हो. हम मिलकर इस देश की स्थिति को सुधारेंगे. जय हिंद, जय भारत.